नमस्कार। आज हम प्रबंध लेखांकन के यंत्र एवं तकनीकें इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। प्रबंध लेखांकन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन भी तरीकों को हम काम में लेते हैं वे प्रबंध लेखांकन के यंत्र और तकनीकें कहलाती हैं। इनमें सबसे पहला है वित्तीय नियोजन, जिसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। वित्तीय नियोजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा संस्था की कुल पूंजी साधनों का हम पूर्वानुमान करते हैं और उसके आधार पर हम उसका स्वरूप भी निर्धारित करते हैं। हम ये निर्धारित करते हैं कि हमारे पास वित्त पूर्ति के स्रोत क्या होंगे, कहां से हम वित्त की पूर्ति करेंगे, उसमें हमारे पास में समता अंश पूंजी कितनी होगी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी कितनी होगी, दीर्घकालीन ऋण और अल्पकालीन ऋण हमारे पास किस प्रकार रहेंगे, ऋण पूंजी और स्वामी पूंजी के बीच में क्या अनुपात रहेगा, व्यवसाय की साख और छूट संबंधी नीति क्या रहेगी। इन सब के संबंध में एक ठोस नीति हमें अपनानी पड़ेगी ताकि हम प्रबंध लेखांकन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। क्योंकि वित्त एक तरह से शरीर में जिस तरह रक्त काम करता है उसी तरह से व्यवसाय के संचालन में वित्त की भूमिका होती है। इसलिए वित्तीय नियोजन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरे बिंदु के रूप में, यंत्र के रूप में, टेक्निक के रूप में हम काम में लेंगे वित्तीय लेखांकन एवं वित्तीय विश्लेषण। वित्तीय लेखांकन के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसमें दिन प्रतिदिन के वित्तीय लेन देनों का लेखा करते हैं और उन लेखों के आधार पर ही संस्था अंतिम खाते तैयार करती है, जिसमें हम लाभ हानि खाता, चिट्ठा आदि तैयार करते हैं। इसी आधार पर वित्तीय विश्लेषण को भी हम प्रबंध के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए तकनीक के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत सारी तकनीकें हैं, या कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना हो, ट्रेंड एनालिसिस करना हो, रेशियो एनालिसिस करना हो, कैश फ्लो, फंड फ्लो एनालिसिस करना हो। ये तमाम तकनीकें जिनके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, ये सारी वित्तीय विश्लेषण की जो भी विधियां हैं वो भी हम टूल्स एंड टेक्निक के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है ऐतिहासिक लागत लेखांकन, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। इस ऐतिहासिक लागत लेखांकन के अंतर्गत हम उन लेखांकन की पद्धतियों को शामिल करते हैं जिनके आधार पर उत्पादन संबंधी वास्तविक व्ययों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करके हम रिकॉर्ड करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं। आज प्रमुख रूप से इसमें जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग को शामिल करते हैं। हालांकि आजकल इसका क्षेत्र विस्तार हुआ है और कई बार इसको में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन अकाउंटिंग, इन सबको भी शामिल करते हैं। लेकिन एक प्रबंध लेखांकन के लिए ये आवश्यक है कि लागत लेखा की जितनी भी विभिन्न रीतियां हैं उन सबका ज्ञान होना चाहिए ताकि प्रबंध लेखांकन के लिए उन सबका भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में 4th नंबर पे आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम जितने भी हमारे विभाग हैं, जितने भी हमारे मटेरियल से रिलेटेड हों, लेबर से रिलेटेड हों, ओवरहेड से रिलेटेड हों, उन सभी जो भी हमारे पास में उपलब्ध, जिनके बारे में हम ये निर्णय करना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से उनको प्रबंध के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लेंगे, उन सब के लिए पहले से हमारे पास में जो भी पास्ट डाटा है उसके विश्लेषण के आधार पे हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं और उन स्टैंडर्ड्स की एक्चुअल जो रिजल्ट आते हैं उनसे कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने के बाद ये देखते हैं कि हमारी जो एक्चुअल जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं उनके आधार पे हैं या नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई वेरिएशन आता है, कोई डिफरेंस आता है, तो उसमें उनको नियंत्रण करने का इसमें प्रयास किया जाता है।
इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बजटरी कंट्रोल एंड फोरकास्टिंग, बजट नियंत्रण और पूर्वानुमान। तो इसमें संस्था की जो नीतियां हैं या भावी योजनाएं हैं उनको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मौद्रिक मदों के रूप में, और विभिन्न व्यावसायिक पूर्वानुमान के आधार पर हम बजट बनाते हैं। जो भी विभिन्न प्रबंधक हैं उनके उत्तरदायित्वों को निर्धारित करते हैं, और जब हम वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं तो बजट के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य हुए हैं उनसे उनकी तुलना करते हैं और यह देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर तो नहीं आया है। बजट कमेटी इस संबंध में जितने भी विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं उनके बीच में समन्वय का काम करती है। अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो बजट कमेटी के द्वारा उनका निराकरण भी कर दिया जाता है। इसके बाद आता है सीमांत लागत लेखांकन, जिसको मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। जो भी डिसीजंस होते हैं, हमारे पास जो खर्चे होते हैं वो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जिनको हम परिवर्तनशील लागत और स्थायी लागत के नाम से जानते हैं। तो लागत की जो पुरानी परंपरागत प्रणाली थी उसमें स्थायी लागत को भी लागत के केंद्रों के साथ संबंध कर देते थे, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में स्थायी लागतों को केवल उस पीरियड से जिसमें वो होती है उस पर्टिकुलर पीरियड की जो भी सेल्स है उसमें से ही उसको घटाते हैं। तो इस तरह से जो सारा डिसीजन है सामान्यतया मार्जिनल कॉस्टिंग के आधार पर ही लिया जाता है। उसमें हम लागत मात्रा लाभ विश्लेषण भी कर देते हैं और उसके अंतर्गत हम जो भी हमारे लिए लाभप्रद होता है उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। इसके बाद में आता है निर्णय लेखांकन, डिसीजन अकाउंटिंग। हम प्रारंभ से ही ये बात चर्चा कर चुके हैं कि प्रबंधकों के प्रमुख कार्यों में निर्णय लेना भी, डिसीजन मेकिंग भी एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है। हम निर्णय का मतलब यह है कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प, बेस्ट अल्टरनेटिव का हम कैसे चुनाव करें, यह निर्णय लेखांकन के अंतर्गत आता है। यह निश्चय करना होता है कि प्रत्येक उपलब्ध विकल्प संस्था की उत्पादन मात्रा, उसकी संबद्ध लागत, उसके विक्रय, उसके लाभ या और भी जो बातें होती हैं उनको किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो हम जो भी हमारे अनिश्चितता का तत्व है उसको कम करते हैं और पारस्परिक तुलना करके जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसका हम चयन करते हैं। इसके बाद आता है नियंत्रण लेखांकन। नियंत्रण लेखांकन में कोई अलग से विधि नहीं है, कोई प्रणाली नहीं है, बल्कि जो भी हमारे पास में सूचनाएं होती है उनका हम एनालिसिस करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन, उनका प्रेजेंटेशन, और उसमें जो भी व्यक्ति नियंत्रण करता है वो अपने ज्ञान, प्रतिभा और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्राप्त सूचनाओं से जो भी वेरिएशंस आते हैं उन पर नियंत्रण करने का काम करता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल, उनमें आए हुए वेरिएशंस, हमारे पास में जो रिपोर्टिंग आती है वो, इन सब के आधार पे हम प्रबंध उसमें नियंत्रण करने का काम करता है। तो ये कंट्रोल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आता है पुनर्मूल्यांकन लेखांकन। इसमें जो स्थायी संपत्तियां हैं उनका लेखा रिप्लेसमेंट वैल्यू, प्रतिस्थापन मूल्य पे करते हैं, ऐतिहासिक लागत मूल्य पे नहीं। इसका एक कारण यह है कि लोगों को यह विश्वास हो सके कि संस्था की पूंजी पूर्णतः सुरक्षित है। यानी मूल्यों में जो परिवर्तन का प्रभाव होता है खास रूप से स्थायी संपत्तियों के लिए, तो लेखा पुस्तकों में उसका समायोजन किया जाता है और इस समायोजन के आधार पर ही लाभ हानि की गणना की जाती है। इसके बाद में आता है उत्तरदायित्व लेखांकन।
उत्तरदायित्व लेखांकन में सूचना जो लेखांकन से संबंधित होती है उसको इस प्रकार से प्रस्तुत व्यवस्थित किया जाता है कि जो भी उससे संबंधित कर्मचारी है, अधिकारी है, उसको उत्तरदायी ठहराया जा सके। क्योंकि जो भी व्यक्ति है उसके सामने जो उसका कार्य निर्धारित किया गया है उसके मानदंड उसको बताए जाते हैं, उसके बाद में उसके अधिकार बताए जाते हैं और उसके बाद में जो उसका जो परफॉर्मेंस हमारे सामने आती है, प्रबंध के सामने आती है, वो जो भी उसको स्टैंडर्ड फिक्स किए गए और परफॉर्मेंस जो उसके द्वारा आती है उन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है और उस तुलना करने के बाद में ये देखते हैं कि उसने अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार से निभाया है या नहीं निभाया है, उसके आधार पर ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि उत्तरदायित्व लेखांकन और नियंत्रण लेखांकन एक ही प्रकार के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि उत्तरदायित्व लेखांकन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर ज्यादा निर्भर करता है, जबकि नियंत्रण लेखांकन में संस्था की संपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रण किया जाता है। यानी यूं कहें कि जितने भी मानव द्वारा किए जाने वाले काम हैं उन पे उत्तरदायित्व निर्धारित करके उन पे नियंत्रण किया जाता है, जबकि नियंत्रण लेखांकन के अंतर्गत मानव कार्यों के अतिरिक्त उसकी सामग्री हो, उसकी मशीन हो या संस्था का जो भी काम होते हैं उन सब पर ये नियंत्रण लेखांकन लागू होता है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो नियंत्रण लेखांकन है वो एक ब्रॉड टर्म है, व्यापक शब्द है। इसके बाद में आता है परिमाणात्मक विधियां। इन परिमाणात्मक विधियों के माध्यम से भी प्रबंध अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस, सिमुलेशन थ्योरी, रिग्रेशन एनालिसिस, ये सारी चीजें इसमें शामिल की जाती है, जिसके माध्यम से प्रबंध अपने नीतियां भी बनाता है, निर्णय भी लेता है और नियंत्रण का काम भी करता है। इसके बाद में आता है कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग के बारे में हम सब जानते हैं कि चाहे राज्य सरकार के कर हों, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर हों, सभी प्रकार के करों की समय पर उनका भुगतान करना आवश्यक होता है, उनके रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं। कई कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एडवांस टैक्स का भी पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें होती है, ये जो सारा करने का, जो इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने का जो काम है वो कर लेखांकन के अंतर्गत आता है। इसके बाद में प्रबंध सूचना प्रणाली, रिपोर्टिंग, ये एक टेक्निक के आधार पे हम इसको टूल्स टेक्निक में मानेंगे कि विभिन्न स्तर पे प्रबंध जो भी निर्णय करता है तो उसमें जो प्रबंध लेखापाल है वो प्रतिवेदनों के माध्यम से ही उनमें सहायता करता है। जो हमारे पास रिपोर्टिंग आती है उसके आधार पर ही प्रबंध आगे के निर्णय लेता है। तो प्रबंध सूचना प्रणाली भी हमारे टूल्स टेक्निक के अंतर्गत शामिल की जाती है। अंतिम इसमें है अंकेक्षण। 3 तरह के अंकेक्षण सामान्यतः हम पढ़ते हैं: वित्तीय अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण और प्रबंध अंकेक्षण। एक कर अंकेक्षण को भी आजकल इसमें हम शामिल करते हैं। तो लागत अंकेक्षण का तो उद्देश्य लागत लेखों की शुद्धता की जांच करना रहता है। वित्तीय अंकेक्षण भी वित्तीय जो भी क्रिया हैं उनके ठीक प्रकार से किए गए हैं नहीं, नियमों के अनुसार किए गए हैं कि नहीं, किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं की गई है, उनका अंकेक्षण किया जाता है। लेकिन प्रबंध अंकेक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करना। तो सामान्यतया प्रबंध अंकेक्षण और प्रबंध लेखांकन दोनों का उद्देश्य एक समान ही रहता है। इसलिए इस प्रबंध अंकेक्षण को भी हम प्रबंध लेखांकन की टूल्स एंड टेक्निक्स के अंतर्गत मानेंगे। यहाँ एक बात और विशेष रूप से उल्लेखित करना मैं आवश्यक समझता हूँ
कि कई बार जैसे हमने निर्णय लेखांकन के बारे में इसमें अभी चर्चा की, नियंत्रण लेखांकन के बारे में चर्चा की, उत्तरदायित्व लेखांकन की चर्चा की, कर लेखांकन की चर्चा की। तो कई बार हम ये मानते हैं कि लेखांकन से तात्पर्य केवल डेबिट क्रेडिट करना ही है। ऐसा नहीं है। डेबिट क्रेडिट करने से अधिक किसी भी व्यवहारों के बारे में जो विभिन्न प्रकार के निर्णय हैं उनको दर्ज करना है, उनको प्रस्तुत करना है, ये सब बातें भी इसमें हमारी शामिल होती है। तो लेखांकन एक सीमित शब्द नहीं है, एक व्यापक शब्द है जिसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। आज हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।